नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। आतंकवाद पर भारत के कड़े रुख का चीन ने किया समर्थन। ब्रिक्स बैठक के दौरान प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति में कई मुद्दों पर हुई बात। विरोध के बीच जर्मनी में G20 की बैठक शुरू। लालू यादव के कई ठिकानों पर सीबीआई के छापे। रेल मंत्री रहते होटलों को लीज पर देने में हुई गड़बड़ी। आरजेडी ने बताया बदले की कार्रवाई। बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों में छुटपुट प्रदर्शन जारी। वाम दल, कांग्रेस और बीजेपी नेताओं को नहीं मिली दौरे की अनुमति। कानून व्यवस्था चरमराने का आरोप। जम्मू कश्मीर में आज आधी रात से जीएसटी। विधानसभा ने पारित किया बिल। विशेष दर्जे का मुद्दा उठाकर विपक्ष का वॉकआउट। आतंकी बुरहान वानी की बरसी से पहले कश्मीर में अलर्ट। इंटरनेट बंद और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती। अलगाववादियों ने कल बुलाई हड़ताल। और आइए देखते हैं पहली खबर। सीबीआई ने आज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई ने उनके खिलाफ करप्शन का नया मामला दर्ज किया है। आरोप है कि लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के होटलों को लीज पर देने में भारी गड़बड़ी हुई। आरजेडी ने इसे बदले की कार्रवाई बताया तो सरकार ने इससे इनकार किया। सीबीआई ने शुक्रवार को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनके परिजनों और सहयोगियों से जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी ली। ये कार्रवाई पटना के साथ रांची, भुवनेश्वर और गुरुग्राम में हुई। छापे सुबह 7 बजे शुरू हुए। सीबीआई ने बुधवार को मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसी के मुताबिक ये मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी की होटलों की लीज पर देने में गड़बड़ियों से जुड़ा है। आरोप है कि पुरी और रांची में रेलवे की होटलों को पहले आईआरसीटीसी को दिया गया, फिर उन्हें सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को रखरखाव के लिए दिया गया। प्राथमिक इंक्वायरी में ये पाया गया कि ये टेंडर अवार्ड करने में कुछ गड़बड़ियां की गई हैं और इस प्राइवेट कंपनी को फेवर्स शो किया गया है और उसकी एवज में श्री लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली को पहले एक जमीन दी गई। एफआईआर में लालू प्रसाद यादव के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी यादव, आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता, सुजाता होटल के निदेशक विनय कोचर और विजय कोचर के साथ डेलाइट मार्केटिंग कंपनी और आईआरसीटीसी के पूर्व एमडी पीके गोपाल का नाम है। लालू यादव ने इसे राजनीतिक बदले की भावना के तहत कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा कि टेंडर की प्रक्रिया उनके रेल मंत्री बनने से पहले ही पूरी हो चुकी थी। 31 मई 2004 को मैं रेल मंत्री, उसके पहले ये सब हैंड ओवर हो चुका था। एनडीए की सरकार थी, चुप करिए ना, अटल बिहारी जी वाजपेयी प्रधानमंत्री। कांग्रेस ने पूछा कि अगर ये मामला इतना पुराना है तो फिर अब ये कार्रवाई क्यों की गई? तो रेलवेज ने 13 साल से उस टेंडर को कैंसिल क्यों नहीं किया? जवाब है मालूम नहीं। क्या रेलवे अब टेंडर को कैंसिल करेगी? जवाब है मालूम नहीं। क्या रेलवे ने उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जिसको टेंडर दिया गया है? जवाब नहीं। तो अब आप निर्णय कर लीजिए। केंद्र सरकार ने कहा कि उसका सीबीआई कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। The government or the party has no role in it. Let me make it very clear. Instead of facing the charges and answering the charges, making political allegation against the government and the BJP has become a fashion. इस बीच बिहार पुलिस ने सभी पुलिस थानों को अलर्ट जारी कर दिया है। पटना में भी सभी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता साहब हैं। स्वागत है सर आपका। पहले लालू यादव आयसिक संपत्ति के मामला उनकी बेटी और परिवार पर आया और अब रेलवे में होटलों को लीज पर देने में गड़बड़ी और उसके बदले आर्थिक फ़ायदा लाभ लेने का आरोप। इसे कैसे आप देखते हैं? और जो अब तक सीबीआई ने तमाम डॉक्यूमेंट पेश किए यानी कि पब्लिक के सामने रखे हैं, उससे लगता है कि मामला बेहद गंभीर है।
देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। अभी ये नहीं कहा गया है कि वो अपराधी हैं, इसलिए हम पहले तो यही कहते हैं कि भाई हम लोग ये निर्णय नहीं कर सकते, जितने कागजात मिलेंगे सबूत। और ये सही कि एक समय हो रहा है जब राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। आप समय को लेकर के प्रश्न उठा सकते हैं कि सीबीआई ने इस समय क्यों की, लेकिन वो तो एक प्रक्रिया होती है। और मैं मानता हूँ, वैसे तो अदालत ने भी पूछा था कि सीबीआई क्या जो है कहीं तोता तो नहीं है सत्ता के साथ, तो वो पहले की बात थी। लेकिन आज भी यदि देखा जाए, ये कहना तो गलत होगा, यदि कहीं तोता भी यदि होता है, कहीं मिर्ची दिखेगी तभी तो वो कुछ चोंच मारेगा, उसके बिना तो चोंच कोई भी नहीं मारेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जड़ में कुछ गड़बड़े रही, अनियमितताएं। उसके बाद उसमें खुद लालू जी के कई दस्तखत हैं, प्रेमचंद गुप्ता भी मंत्री रहे हैं, उनके कोई दस्तखत है, या कंपनियां बनाई गई, उसमें क्या हुआ, यही जांच के लिए सीबीआई ने आगे कार्रवाई की। इसलिए मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक रूप दे करके लालू जी उनके समर्थक, बेहतर ये होता, जो पहले भी वो कहते रहे अदालत फैसला कर देगी, ठीक है, जैसा भी, यदि हमने जो गड़बड़ किया। लेकिन ये हल्ला मचाना कि केवल ये राजनीतिक कारणों से हो रहा है, और सीबीआई भी पूरा, देखिए एफआईआर भी दर्ज करने के लिए पुलिस में तो एफआईआर दर्ज हो जाती है, सीबीआई में मैं भी आज लिख करके दे दूं कि मुझे यहाँ बुलाया गया और इसलिए मुझे रिश्वत मांगी गई थी, तो उसको कोई एफआईआर दर्ज करके सीबीआई आप पर या टीवी पर कार्रवाई नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि इतनी हमारी जो संस्थाएं हैं, वही कांग्रेस के समय में वही अधिकारी थे, या बीजेपी के समय में, या लेफ्ट पार्टी में, या ममता जी के, तो मुझे लगता है कि इस तरह के जब आरोप पार्टियां लगाती हैं, देखिए चारा कांड में भी प्रेमचंद मिश्रा जो कांग्रेस के बड़े युवा नेता ही रहे उस समय, लेकिन उन्होंने शिकायत की थी। शिवानंद तिवारी जो इस समय आरजेडी के साथ हैं, लेकिन चारा कांड में ये दोनों की, सरयू राय या सुशील मोदी, पिटीशन जिन्होंने सीबीआई में लगाई और अदालत में जो लोग गए थे वो लोग थे। आज वो यदि आरजेडी में है और वो कांग्रेस यदि आज उनका साथ दे, कि शोभा नहीं देता है, क्योंकि गड़बड़ियां हुई हैं, उसमें होना चाहिए कि नहीं इन्होंने गड़बड़ी की है तो ये अदालत फैसला करेगी, इसको डिफेंड हम नहीं कर सकते। और 2008 में जैसा कि बीजेपी के जो बिहार के नेता हैं सुशील मोदी, उन्होंने कहा कि वो बधाई देते हैं नीतीश कुमार को, क्योंकि उन्होंने ही इस मसले को 2008 में उठाया था। तो राजनीतिक नेतार्थ भी उसमें देख रहे हैं, और ऐसा लगता है कि इस पूरी जांच का जो एक उसकी तपिश है, वो बिहार सरकार पर भी साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए, असर तो पड़ेगा आज भी, इसीलिए बहुत ज़्यादा जेडीयू डिफेंड नहीं कर सकता। और आपने चूंकि 2008 का जिक्र किया तो मुझे इसलिए याद पड़ता है कि एक टीवी का इंटरव्यू मैं ही कर रहा था, आपकी जगह पर मैं बैठा हुआ था, और नीतीश जी ने वो टीवी रिकॉर्डेड इंटरव्यू, आज भी मेरे पास है उसकी प्रति, जिसमें कहा था कि लालू यादव के साथ तो कभी समझौता होगा ही नहीं, मतलब वो इतने भ्रष्ट हैं कि उनके साथ जीवन में आगे कभी राजनीतिक नहीं होगा। वो खुद भी आज से 10 साल पहले यही बोलते थे। अब स्वाभाविक है वो गठबंधन में है, लेकिन अब उनके लिए परेशानियां हैं, कैसे उनको डिफेंड करें, क्योंकि भ्रष्टाचार को तो वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि अब इस पे समस्या ये आ रही है कि इसमें परिवार के सदस्यों के नाम भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत जो गड़बड़ी जब करते हैं, आदमी सोचता है यार ये लोग भूल गए होंगे, और ये सही है कि आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार के मामले या कोई मर्डर के केस 5 साल या 10 साल बाद नहीं खुलते हैं, खुलते हैं। हमारी प्रक्रिया गड़बड़ है। सीबीआई ने चाहे उसको कार्रवाई तत्काल, पहले यूपी की सरकार थी, इस सरकार ने भी हो सकता है कि हाँ किया हो, लेकिन ये वो कब वो फाइल खुलेगी, अब इस पर तो आप कोई आपत्ति उठाना बेमानी हो जाता है। और एक तीसरी बात जो कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया कि जिस कंपनी को टेंडर मिला, टेंडर में गड़बड़ी की गई, नियम शर्तों को लूज किया गया, नीचे लाया गया, क्या एक प्रक्रिया रही है ऐसे मसलों को लेकर? क्योंकि हमने लंबे मामले देखे हैं जो कि करप्शन कर रहे हैं। कंपनियां जिन्हें जो कि काम ले लेती हैं वो असल में शिकार नहीं बनती, बल्कि उसके पीछे के लोग, राजनीतिक मैं कहूँ कि जो नेता होते हैं, वो पहले शिकार होते हैं। देखिए, इस पे कोई इतने वर्षों से हम लोग जर्नलिज्म में हैं और नेताओं को देखते हैं, तो सही है कि कई बार ऐसी दूसरी कंपनी बनाई, उनके परिवार के सदस्य ने बनाए। ये भी ठीक है कि परिवार के सदस्य भी तो कुछ तो काम करेंगे, लेकिन जब उसमें आउट ऑफ द वे जब गड़बड़ होता है कहीं ना कहीं, कि सामने दिखने लगता है कि जमीन इसलिए दी गई, कंपनी रात को खड़ी की गई, कल उस पर इतना पैसा लगा दिया गया, या जैसे इसमें है होटलों का, यदि आपने उस तरह किया गया होता आवंटन, तो उसमें यदि गड़बड़ी पाई जाए, यही तो कारण है। तो इसमें ऐसा लगता है कि ये सोच करके हम सत्ता में हैं, वो अकेले वही नहीं है, जहाँ भी ऐसे कई नेता ऐसे आए हैं जिन्होंने पहले, मान लो एनडीए सरकार में भी आईटीडीसी के होटल बिके थे तो उस पर प्रश्न लगा था ना, उसमें उनके समय सरकार के लोगों ने, अब उस पर तो कोई कांग्रेस यूपीए सरकार 10 साल रही, उसने तो कोई कार्रवाई की नहीं। अब ये कहें कि साहब हमने कार्रवाई नहीं की थी इसलिए आप मत करिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो सामने से आ रही हैं गुत्थियाँ, उसमें हो सकता है टेक्निकली चार्टर्ड अकाउंटेंट से सफाई से,
इसमें कोई शक नहीं है। प्रेमचंद गुप्ता जी और लालू जी इतने वरिष्ठ नेता सांसद भी रहे हैं, तो उनके साथ में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छे, उन्होंने ध्यान रखा होगा तकनीकी रूप से, वो साबित कोर्ट में नहीं होगा तो बरी हो जाएंगे। लेकिन इसलिए इनको अभी से ये कहना चाहिए कि भाई हम कुछ नहीं है, सीबीआई सब कागज ले जाइए। यदि हमने आपने चोरी नहीं की है तो हम कहते दरवाजा खुला हुआ है, जो चाहे जांच लीजिए। लेकिन इससे डाउट पैदा होता है जब आप ये कहते हैं कि राजनीतिक कारणों से, केवल पूर्वाग्रह से, और अब क्यों की जा रही है। अरे भाई गड़बड़ कल की गई थी, गाड़ी का एक्सीडेंट यदि 4 महीने पहले हुआ मेरी गाड़ी से, तो आप ये मैं नहीं कह सकता कि 4 महीने बाद आपको क्यों याद आई। यदि 4 महीने बाद कागज मेरा नंबर आया है तो अदालत तो मुझे सजा देगा ना, यदि कोई एक्सीडेंट किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थी पहली खबर। थोड़ा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आप इस वक्त अपनी आज़ादी का जो मज़ा ले रहे हो, कम से कम पता तो करो वो आज़ादी मिली कैसे, तब इस खुशी को, इस आज़ादी को तुम ज़्यादा वैल्यू दोगे। मेरा मानना है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन आर, जो रेड फोर्ट ट्रायल हुए थे और जो आईएनए बना था और जो वॉर हुई थी। It's a chapter of history. It's a part of history which is unknown to most of my generation at least. It's a story which needs to be told. नमस्ते, मैं हूं कुणाल कपूर। नमस्कार, मैं हूं मोहित मारवा। नमस्कार, मैं हूँ तिग्मांशु धूलिया। सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। भारत और चीन की सीमा पर तनातनी के बीच ब्रिक्स की अनौपचारिक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक दूसरे की तारीफ की। दोनों नेताओं ने आतंकवाद, आर्थिक विकास समेत कई मुद्दों को इस मंच से उठाया। जर्मनी के हैम्बर्ग में ब्रिक्स की अनौपचारिक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाथ मिलाया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब सिक्किम में दोनों देशों के बीच तनातनी का माहौल है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग की खुलकर तारीफ की। राष्ट्रपति शी की अध्यक्षता में ब्रिक्स की गतिशीलता तथा पॉजिटिव मोमेंटम ने हमारे आपसी सहयोग को और भी गहरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर में चीन में प्रस्तावित ब्रिक्स की 9वीं बैठक के लिए शी जिनपिंग को बधाई दी। बैठक में नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास और आतंकवाद समेत कई मुद्दों को जोर शोर से उठाया। टेररिस्ट फ्रेंचाइज, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, सेफ हेवन तथा उनके स्पॉन्सर्स के विरुद्ध G20 देशों को एकजुट होकर सुदृढ़ तथा सशक्त कार्रवाई करनी होगी। शी जिनपिंग ने आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता की तारीफ की। उन्होंने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी भारत की खुलकर प्रशंसा की। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारी विरोध प्रदर्शन के बीच G20 की 12वीं बैठक शुरू हो गई है और पहली बार जर्मनी में G20 के देश जुटे हैं। आतंकवाद, वैश्विक शांति और अर्थव्यवस्था पर बातचीत एजेंडे में सबसे अहम है। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में G20 के देश जब मिले तो सबसे पहले वैश्विक आतंकवाद पर बातचीत हुई। इसी बैठक में पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ देश आतंकवाद के नाम पर राजनीतिक लक्ष्य साधना चाहते हैं। मेजबान जर्मनी ने कहा कि दुनिया के बड़े मसलों को हल करने के लिए सभी देशों को साथ आने की दरकार है। Wenn wir kompromissbereit sind, wenn wir uns aufeinander zubewegen, ohne aber, das sage ich ganz ausdrücklich, auch uns zu sehr zu verbiegen. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत G20 के सभी नेताओं का एंजेला मर्केल ने स्वागत किया। G20 की इस बैठक में जलवायु परिवर्तन और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बातचीत होनी है। वहीं दूसरी तरफ G20 विरोधी संगठनों के प्रदर्शन ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू पाने के लिए वाटर कैनन का सहारा लिया। शहर में 20,000 पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। सरकार के मुताबिक हैम्बर्ग में 1 लाख प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, जिसमें से सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है।
झड़प में पुलिस के 111 जवान घायल हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों के कई जत्थे अब भी शहर के अलग अलग हिस्सों में रैली कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज कहा कि महात्मा गांधी के सपनों का भारत अभी अधूरा है। दिल्ली के किंग्सवे कैंप में हरिजन सेवक संघ के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आदर्श भारत बनाने के लिए कोशिश जारी रखनी चाहिए। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी शुक्रवार को हरिजन सेवक संघ के परिसर पहुंचे। 1930 और 40 के दशक में गांधी जी ने दिल्ली के इसी परिसर से कई आंदोलनों को संचालित किया था। उपराष्ट्रपति ने कस्तूरबा गांधी के जीवन पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी जो रास्ता दिखाकर गए उसके लिए आगे और कोशिश करने की जरूरत है। गांधी जी ने जिसका ख्वाब देखा था वो देश बना के तब आराम करें, उससे पहले आराम नहीं कर सकते। अभी वो काम खत्म नहीं हुआ है। कभी कभी हम भटक भी जाते हैं, मगर ठीक है, रास्ते से भटके वापस आ गए, मालूम है रास्ता कहाँ है। सीधी सड़क वो बता के गए थे, उसी सीधी सड़क पे हमको जाना है, उसी मंजिल पे हमको पहुंचना है। इस दौरान गांधी जी की पोती तारा गांधी भट्टाचार्य भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने शिक्षा को हमेशा समाज में बदलाव का वाहक बताया था। लोकतंत्र में सरकार नहीं, जनता की जिम्मेदारी होती है। और जब तक हम समाज में व्यक्ति की और समाज की सामूहिक और व्यक्ति के स्तर पर जब तक हम अपनी मानसिकता नहीं बदलते हैं तब तक यह नहीं जाएगा। इसके लिए बहुत प्रयास करने होंगे और सबसे बड़ा प्रयास होगा और सबसे सफल प्रयास होगा बच्चों की शिक्षा और युवाओं की शिक्षा के लिए। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की थी, जिसका मकसद हिंदू समाज में छुआछूत को दूर करना और प्रायश्चित करने वालों के समाज की स्थापना करना था। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। धारा 144 के बावजूद हिंसा की छिटपुट घटनाएं हुई। प्रशासन ने विपक्षी दलों के नेताओं को पीड़ित इलाकों में जाने की अनुमति नहीं दी। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हिंसाग्रस्त इलाकों में मार्च करते अर्धसैनिक बलों के जवान। इन इलाकों में शुक्रवार को भी छिटपुट प्रदर्शन होते रहे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और बल प्रयोग किया। राज्य सरकार के मुताबिक बदोरिया, स्वरूपनगर, दिगंगा और बासिरहाट में हालात नियंत्रण में हैं। वाम दलों के नेताओं ने शुक्रवार को हिंसाग्रस्त इलाकों में जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल भी वहां का दौरा करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी आगे नहीं बढ़ने दिया। बीजेपी नेताओं को भी पुलिस ने दौरे की अनुमति नहीं दी। Even the police administration in Bengal now has declared such a situation that they don't have the courage to reach out to the affected areas and give solace to the affected people, and that's why they have just cordoned off the areas. আমাদের উদ্দেশ্য সেখানে কোনো উত্তেজনা তৈরি করা নয়। আমাদের উদ্দেশ্য সেখান থেকে কোনো রাজনৈতিক ফায়দা তোলা নয়। আমাদের একটাই উদ্দেশ্য, একটাই বক্তব্য যে দাঙ্গা নয়, শান্তি চাই। It is not the peace in West Bengal that she is looking at. She is looking at that her TMC people can rule and command on everybody. उत्तर 24 परगना में फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद हिंसा शुरू हुई थी। इसमें कुछ लोग घायल हुए थे, जिसमें से एक की मौत हो गई थी। इस मसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी में बयानबाजी भी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में आज आधी जीएसटी लागू हो रहा है। राज्य विधानसभा ने राज्य जीएसटी बिल को आज मंजूरी दे दी। विरोध में विपक्ष ने कार्रवाई का बहिष्कार किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने आज ध्वनिमत से राज्य जीएसटी बिल पारित कर दिया। इस दौरान विपक्ष के विधायक सदन में नहीं थे। वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने बिल पेश किया। वित्त मंत्री के मुताबिक जीएसटी को लेकर राज्य सरकार के पास कानून बनाने का हक है। आने वाले वक्त में आम आदमी चाहता है कि जो है उसको फायदा हो, और उस फायदे के लिए इस प्रकार के जो रिफॉर्म्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स हैं या जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हैं, उनका करना बहुत आवश्यक है। विपक्षी दलों नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सीपीएम ने जीएसटी कानून पारित करने का विरोध किया। इन दलों का कहना है कि इससे राज्य के विशेष दर्जे पर असर पड़ेगा। बिल पेश करने से ठीक पहले पूरे विपक्ष ने वॉकआउट किया। कश्मीर के अवाम के साथ में खिलवाड़ है, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है और
अपना कुश्ती बचाने का ही एक्सरसाइज है। ये एक सरीहन एक धोखा है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, और जो 370 के जरिए जो हमें स्पेशल स्टेटस मिला है उसकी नफी करता है ये इक़दाम। इससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी को जम्मू कश्मीर में लागू करने वाले आदेश को मंजूरी दी। बुधवार को विधानसभा ने जीएसटी लागू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। देश भर में जीएसटी 1 जुलाई से लागू हो गया है। जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शनिवार को हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने को 1 साल पूरा हो रहा है और ऐसे में कश्मीर घाटी में तनाव फिर से बढ़ गया है। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज के बुरहान वानी पर दिए बयान पर भी राजनीति गर्मा गई है। हिजबुल आतंकी बुरहान वानी की मौत की पहली सालगिरह पर कश्मीर में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बुरहान वानी के शहर त्राल में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, जबकि कश्मीर घाटी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। किसी भी तरह के प्रदर्शन को रोकने के लिए अर्धसैनिक बलों को चौकन्ना कर दिया गया है। जो एंटिसिपेशन है उसमें यही चल रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ प्रोग्राम किए जा सकते हैं या सेपरेटिस्ट द्वारा कोई कॉल दी जा सकती है, बट अभी तक ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। वहां सिक्योरिटी बीफ अप करी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन रोज के इस बयान से भी राजनीतिक गलियारे में हलचल मची हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि बुरहान वानी को जिंदा पकड़ा जाना चाहिए था। मेरे बस में होता मैं कहता कि बुरहान वानी को जिंदा रहना चाहिए, ताकि मैं डायलॉग करता उनके साथ और मैं समझाता उनको कि कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती का एक बड़ा अच्छा मजबूत पुल बन सकता है। बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। बीजेपी का कहना है कि आतंकियों से सुरक्षा बल ही निपटेंगे। सुरक्षा बलों को और फोर्सेस को अधिकार है, सेना को अधिकार है, वहाँ की पुलिस को अधिकार है। पुलिस भी अच्छा काम कर रही है। किसी के नाम से नहीं, आतंकी होता है, उसको समाप्त करना, आतंकवाद भी समाप्त करना हमारा ध्येय है, लक्ष्य है। हालांकि एनपीपी समेत कश्मीर की कई पार्टियों ने सैफुद्दीन रोज के बयान का समर्थन किया है। इन पार्टियों का कहना है कि कश्मीर में शांति बहाली के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलनीसामी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर श्रीलंका से कड़ी प्रतिक्रिया जताने की मांग की। तमिलनाडु सरकार के मुताबिक श्रीलंका की संसद में मछली उद्योग से जुड़े विधेयक पारित होने से भारतीय मछुआरों पर संकट और गहरा गया है। सरकार के मुताबिक इस विधेयक के चलते पाक की खाड़ी में भारतीय मछुआरों का जाना मुहाल हो जाएगा। चिट्ठी में ये चिंता जताई गई है कि नए कानून में मछुआरों के पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 50,000 श्रीलंकाई रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। पलानीसामी ने चिट्ठी में लिखा है कि पाक की खाड़ी में तमिलनाडु के मछुआरे पारंपरिक तौर पर मछली पकड़ते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई के तहत दाखिला और काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। सभी परीक्षार्थियों को ग्रेस अंक दिए जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश आया। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आईआईटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। आईआईटी ने केमिस्ट्री के एक गलत सवाल के लिए 3 ग्रेस अंक और गणित के एक सवाल के लिए 4 ग्रेस अंक दिए हैं। तमिलनाडु के वेल्लोर इलाके के एक छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस अंक को चुनौती देते हुए मांग की कि मेरिट लिस्ट फिर से तैयार की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गंगा और यमुना को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिए जाने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया। राज्य सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट के 20 मार्च के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। इस संबंध में सरकार ने दलील दी थी कि गंगा और यमुना को जीवित व्यक्ति का दर्जा देकर हाईकोर्ट ने गंभीर चूक की है, क्योंकि ये दोनों नदियां उत्तराखंड के बाहर भी बहती हैं और ऐसे में दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार को नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के माफीनामे को नामंजूर कर दिया। हालांकि कोर्ट ने उनके खिलाफ अदालत की अवमानना और कोर्ट में गलत बयानी के मामलों को बंद करने को वो तैयार है, लेकिन इसके लिए कोर्ट ने उन्हें बिना शर्त माफीनामा दाखिल करने को कहा है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 14 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि माफीनामे की भाषा एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। 3 सदस्यीय खंडपीठ ने उन्हें 1 पेज के हलफनामे में ये माफीनामा लिखने को कहा है।
असम में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। राज्य के 15 जिलों में 4 लाख से ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। करीब 900 गांव पानी में डूब चुके हैं। करीमगंज और लखीमपुर ज़िले के लोगों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। 20,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। राज्य में ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। 128 राहत शिविर बनाए गए हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में देश के उत्तर और पूर्वोत्तर इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही अगले 48 घंटों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की आशंका भी जताई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।